मुस्लिम मजलिस मुशावरत के भी सदर हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और इस मौजू पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। चूँकि आज स्पेशली ये सेमिनार और एक टॉपिक, बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया गया है, इसलिए मैं बिना ताख़ीर के, बिना सभी लोगों के नाम से एड्रेस किए बिना, ख़ास तौर से केवल आज की सदारत कर रहे जनाब क्रांति साहब और हमारे बीच हमारे भाई बुज़ुर्ग, उन सबों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस बहुत संगीन मौजू पे आपने बात करने का मौका दिया, लोगों को समझने के लिए आपने लोगों को बुलाया। ये कई लोगों ने, मौलाना रहमानी साहब ने भी, मुफ्ती साहब ने भी आप लोगों को कहा कि साहब इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बिल्कुल ये एक जाल की तरह बनाया गया है। कॉमन सिविल कोड आप देखेंगे जितनी भी इससे पहले, ये 2014 के बाद से जो प्रेजेंट सरकार है, जितनी भी कानून में तब्दीली की बात की और तब्दीली लाई, ख़ास तौर से 370, ट्रिपल तलाक और जो मौजू पे इन्होंने किया, वो सारे फेल हो गए। आप जो आसाम के अंदर देखेंगे, जो NRCC का इन्होंने जो सबसे पहले कोशिश किया उसको इम्प्लीमेंट करने का, आसाम में वो टोटल फेल हो गया। आसाम के अंदर जब इन्होंने गिनती शुरू किया तो मुसलमान में अगर 10,000 थे तो उनके अंदर 10 लाख लोग थे जिनको का नाम NRCC में बाहर जाना होता। इतनी जम के मुखालफत हुई उनकी कि आज तक उस पर वो सोच नहीं पाते हैं वो। लेकिन हमें अपनी आप को जागते रहना है, अपनी मज़हब की हिफाजत करते रहना है। मैं ये नहीं कहता, अभी सभी लोगों ने कहा कि हमें इमोशनल होकर नहीं करना है। हमें इमोशनल अगर हम हुए तो हम समझिए कि बीजेपी के ट्रैप में उनके जो बनाए हुए जो इरादे और उनके जो मकसद हैं उसमें हम फंसने जा रहे हैं। इमोशनल होने का मतलब है कि आप उनके इरादों को बल दे रहे हैं। इमोशनल होने का मतलब ये है कि आप बीजेपी का जो पोलराइजेशन का जो एजेंडा है उसको आप कामयाब कर रहे हैं। आप अगर उसमें फंसते हैं, अगर आप उसमें जाते हैं, आप देखेंगे, मैंने हर बात को कहा है कि जो चीज़ें हमने आज़ादी भी, हिंदुस्तान की आज़ादी भी अहिंसा पे चल करके गांधी जी ने हासिल किया, और इंशाअल्लाह जो माइनॉरिटीज़ के राइट हैं वो भी हम अहिंसा पे चल करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हासिल करेंगे और उससे हमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हमें हमेशा से सतर्क और जागते रहना है। जो अब आज आया कि भाई लोग कहते हैं कि क्या चीज़ UCC में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन सा ऐसा ड्राफ्ट आने वाला है। ये बात सही है कि हमें इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, और किसी को भी आज देखते हैं कि लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और बहुत सारे लोग छोटे मौलाना जाकर करके वो आपको बड़े TV चैनल्स पे जाकर के अपने इस तरह के बयान देते हैं, कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं जो कि पेड होते हैं और इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो बीजेपी के एजेंडा को मजबूत कर रहे हैं। हमें उससे बचना चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे कि जहाँ तक यूनिफॉर्मिटी की बात है, जहाँ तक एकता की बात है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अपने आप में कई पार्ट में बटा हुआ है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कीजिए, उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटी का चैप्टर अलग है, आपको एक जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट अलग है, सेंट्रल लिस्ट अलग है, और इस तरह से सारे राइट्स डिवाइडेड हैं। स्टेट का जहाँ तक कहते हैं यूनिफॉर्म की बात करते हैं, बहुत सारे स्टेट हैं जिनका कानून बिल्कुल अलग है, उनके लैंड रेवेन्यूज़ के लॉज अलग हैं, उनके बहुत सारे जो आपको जो स्टेट अमेंडमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो जो सोशल लेजिस्लेशन, जहाँ पे कोई धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं थी, आप उसमें तो यूनिफॉर्म नहीं ला सके, आप उसको तो यूनिफॉर्म नहीं कर सके। आप देखेंगे कि इनका केवल एजेंडा है पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। इससे आपको बचना है और अपनी लड़ाई को भी जारी रखना है। उसमें हमें अपनी स्ट्रैटेजी में देखना है कि हमारे लोग, जो लोग ख़ास तौर से इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लोग इस पर समझ सकते हैं, उनको सामने ला करके उनके साथ बैठ करके डिस्कस करें, समझदारी से काम लें। आप एक चीज़ देखेंगे
कि ख़ास तौर से जो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो सामाजिक चीज़ें हैं, आप रिजर्वेशन पॉलिसी को तो यूनिफॉर्म नहीं कर सके। आप एक हिंदू धोबी है तो उसको आप कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट है, मुसलमान धोबी क्रिश्चियन धोबी है तो आप कहते हैं कि वो ओबीसी है। तो आप जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, एक ही कास्ट का आदमी, एक ही कास्ट का, एक ही काम करने वाले का आप दो तरह से आप देखते हैं, दो नज़रिए से देखते हैं, दो ग्रुप बना करके बांट के रखा है। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की और ख़ास तौर से जो रिलीजियस जो मुखालफत की और उसमें इंटरफेरेंस की बात करते हैं, क्या ये जायज़ है? ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये करते हैं तो ये कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में, और अभी ये इनका मकसद नहीं है जारी करना, इनका मकसद है कि इसको जल्दीबाजी में आप देखेंगे कि 2016 से 2018 तक 21वीं लॉ कमीशन ने 2 साल तक डिलिब्रेशन के बाद, 2 साल डिस्कशन के बाद ये रिजेक्ट कर दिया कि ये ज़रूरी नहीं है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप 4 साल में ऐसी क्या तब्दीली हो गई कि आप उसको फिर लाना चाहते हैं, और 2 साल में जो डिस्कशन हुआ वो 30 दिन के अंदर आप मांगते हैं। तो ख़ास तौर से ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने अपने तरफ से और मजलिस मुशावरत ने भी अपने तरफ से एक हम लोगों ने लॉ कमीशन, जो 22वीं लॉ कमीशन जिसने नोटिस निकाला, उसको हम लोगों ने लिखा 14 जून के नोटिस के में फर्स्ट हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया कि ये साहब लॉ कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको सरकार के और पॉलिटिकल पार्टीज़ के झांसे में नहीं फंसना चाहिए। आप इस जो कर रहे हैं 30 दिन के अंदर मांग रहे हैं, इलेक्शन आने वाला है और 24 के इलेक्शन में जो इस तरह से इसका जो गेम प्लान है, आप इससे बचिए, कंट्रोवर्सी से बचिए। लॉ कमीशन का रिपोर्ट है, लॉ कमीशन का काम है कि उसको बिल्कुल अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अंदर रह के काम करना है। हम लोगों ने ये ऑब्जेक्शन किया कि आप इसको 6 महीने तक अभी इसको पोस्टपोन कीजिए और इलेक्शन के बाद इस पर जो डिस्कशन करना है डिस्कशन कीजिए, तब वो एक सीरियस डिस्कशन होगा। 9 साल से तो आपने किया नहीं, ऐसा क्या हो गया? आपने 18 में उसको मना कर दिया और आप 20, 22, 23 में आप उसको लेकर के आ रहे हैं। तो साफ मनसा है कि 2024 का इनका टारगेट है कि हम एक तो पोलराइज करें। 2 चीज़ें हैं, एक तो हिंदू मुसलमान की पोलराइजेशन, जो माइनॉरिटीज़ एंटी माइनॉरिटीज़ का जो सेंटीमेंट है उसको इवॉल्व करें। आप देख रहे हैं मणिपुर के अंदर, मणिपुर में जो कुकी और मैती का जो लड़ाई है, वो कुकी और मैती का लड़ाई नहीं है। ये पूरे, मैं फादर यहाँ बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चूँकि हमारी दिल्ली के अंदर कई क्रिश्चियन बॉडी से, पंजाबी बॉडी से हमारी सिख लोगों से बात हुई है। ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हमारे जो क्रिश्चियंस हैं, ख़ास तौर से नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, उनको एक डिमोरलाइज करने का इन्होंने एक तरीका ढूंढा है और वहाँ कोई सोल्यूशन इनके पास 2 महीने से वहाँ चल रहा है, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं। प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट नहीं आया। ये माइनॉरिटीज़ को एक डिमोरलाइज करने का एक तरीका बना रहे हैं। आप ये देखिएगा कि ये जो ख़ास तौर से अभी जो मैंने कहा कि पासमानदा मुसलमानों की बात अभी इन्होंने कहा, ये टोटल फार्स है। जो ग्राफ बीजेपी के नीचे गई है, उस ग्राफ को कवर करने के लिए वो मुसलमानों में पासमानदा की बात कर करके, मुसलमानों को डिवाइड कर करके, मुसलमानों के अंदर एक नाराज़गी पैदा कर करके उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपको गुमराह कर करके या तो चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक न्यूट्रल हो जाइए, इलेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट मत कीजिए, इलेक्शन से दूर होइए, या अपने जो है बीजेपी को ये सोच करके वोट दीजिए कि साहब वो पासमानदा मुसलमानों की बात कर रहा है। अगर पासमानदा मुसलमानों से प्राइम मिनिस्टर साहब को इतनी हमदर्दी थी, मैंने कई बार स्टेटमेंट में कहा, तो उनको चाहिए कि जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो अपने रिकमेंडेशन में पासमानदा मुसलमानों के लिए कहा है, मुसलमानों नहीं बल्कि पूरे माइनॉरिटीज़ के लिए, क्रिश्चियंस, जो कहा कि जो हिंदू धोबी है या मुसलमान धोबी है, क्रिश्चियन धोबी है या कोई भी धोबी है, उस सारे रिजर्वेशन को रिलीजियस न्यूट्रल कर दिया जाए, रिलीजन से हटा दिया जाए। वो चाहे कोई भी कौम का धोबी हो, उसको धोबी माना जाएगा। अब उसको आप देख लीजिए, उसको हटाने के लिए, उसको उसके मुखालफत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बीजेपी की सरकार अभी है मौजूदा, उन्होंने साफ कहा और उसकी विरोध में उन्होंने जवाब दिया कि हम इस कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, हम इसका विरोध करते हैं सरकार ने। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि मेरी उसमें बहुत दिलचस्पी रही है, हम रंगनाथ मिश्रा कमीशन
का गठन कराने में भी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा हाथ रहा। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने 5 बार जंतर मंतर पे बहुत बड़ी बड़ी धरना दिए, और देने के बाद से हम लोगों ने यूपीए सरकार से, मनमोहन सिंह जी से, सोनिया जी से मिल करके बात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक कमीशन का गठन करेंगे, कमीशन की फाइंडिंग आएगी, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने कमीशन का गठन कराया। जब कमीशन का गठन हुआ, रंगनाथ मिश्रा कमीशन में, उसमें जो लोग थे, मेंबर्स थे, उन लोगों से उन्होंने कई बार सिटिंग्स बुलाई, और ख़ास तौर से मैं 3 बार उसके अंदर पेश हुआ, उस आर्गूमेंट के अंदर, और उस आर्गूमेंट में हमने अपनी बात को रखी, जिसकी बात उन्होंने रिपोर्ट में भी लिखा है, और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने इस बात को कहा, और जितने भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी थे, उन्होंने भी कहा कि साहब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, आप आर्टिकल 14 को डायरेक्टली आप हिट करते हैं, वायलेट करते हैं, कि आप एक धोबी को हिंदू नाम पे, मुसलमान नाम पे आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब कमीशन की रिपोर्ट आ गई, उसको रिपोर्ट को जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला, और वो पिटीशन पेंडिंग है, और वो कमीशन का विरोध भी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ें विरोध ही नहीं कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में मैं उस हियरिंग में मौजूद हमेशा रहता हूँ कि उसकी आउटकम क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि साहब आपके एक सेक्रेटरी ने कह दिया हम नहीं मानते हैं, तो क्या मैं एक सेक्रेटरी की बात मानूं या पूरे कमीशन की रिपोर्ट मानूं? कमीशन ने उसको एक तरीके से ग्राउंड लेवल पे जाकर कर करके उसकी पूरी जो है हर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ट्रैवल कर करके एक रिपोर्ट तैयार किया है। क्या मैं उस रिपोर्ट को मानूं या आपके एक सेक्रेटरी ने एक लाइन लिख दिया उसकी रिपोर्ट को मानूं? हम लोग कमीशन की रिपोर्ट को हम उसको कंसिडर करेंगे, हम देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ सही है नहीं है, हम उसको मुताला करेंगे, उस पर हम स्टडी करेंगे। इनको ये लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऐसा ना करे कि कमीशन की रिपोर्ट को मान ले कि ये एक्सपर्ट कमीशन का, जिसका स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसकी बात सुप्रीम कोर्ट मान ले। उसको नेगेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक के.जी. बालाकृष्णन जो चीफ जस्टिस थे, के.जी. बालाकृष्णन का कमीशन बनाया है। और के.जी. बालाकृष्णन का रिपोर्ट जो है, मकसद यही है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन का जो रिपोर्ट है, उसके रिपोर्ट के विपरीत में रिपोर्ट दें और उस रिपोर्ट को धो दें। तो ये एक साजिश है कि अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, जो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा था, उसको भी रोकने के लिए उनका एक अपना तरीका है कि किसी तरह से कोई भी कमीशन बैठा दो, कोई भी इंक्वायरी बैठा दो। आप जानते हैं ईडी, सीबीआई, जितने कमीशंस हैं, आज क्या हाल है, या आप जानते हैं कि वो किस इशारे पे चलते हैं। तो हमें इमोशनल होकर लड़ाई नहीं लड़नी, हमें अपने अख्तियार का फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बदल नहीं सकते हैं, ये चाह के भी बदल नहीं सकते हैं। क्योंकि जो डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन दिया गया है कि जिस देश में माइनॉरिटीज खुश नहीं हैं, उस देश में डेमोक्रेसी प्रॉपर नहीं है, उस देश का डेमोक्रेसी में दम नहीं है। तो माइनॉरिटीज को आपको पहले प्रोटेक्ट करना है। ये मोबोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। अगर आपके लोग ज़्यादा हैं, आप मेजॉरिटी में हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप जो है लॉ को अपने हाथ में ले लें, कानून को अपने हाथ में ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन को आप वायलेट करें। तो ये मोबोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चलेगा। और हमारा जो फंडामेंटल राइट है, एक बार हमेशा ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। मैंने कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक पूरा यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आप फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, स्टेट का अलग लिस्ट है, सेंटर का अलग लिस्ट है कि स्टेट को क्या अख्तियार है, तो आप उसमें भी यूनिफॉर्म नहीं है। आप सेंटर स्टेट में बटे हुए हैं, आप पूरे हिंदुस्तान को एक क्यों नहीं कर देते, पूरे स्टेट को अबॉलिश क्यों नहीं कर देते? आप कहें कि एक अगर देश है तो एक लैंग्वेज, आज तक आप एक लैंग्वेज नहीं को यूनिफॉर्म कर सके, आपकी हिम्मत नहीं कि आप लैंग्वेज को यूनिफॉर्म कर सके। आपने देखा है खास तौर से कि एक मामूली सी हिंदी वर्ड दही का शब्द इन्होंने अमूल के थ्रू कर्नाटक में लागू करने की कोशिश की, उसका ऐसा विरोध हुआ जिसका उसका असर आपने इलेक्शन रिजल्ट में देखा। तो आप लैंग्वेज को यूनिफॉर्म नहीं कर सकते, जो कि किसी भी धर्म से कोई लैंग्वेज को टकराव नहीं है। हम मुसलमान हैं तो मराठी भी बोलते हैं, मुसलमान हैं तो हम भोजपुरी बोलते हैं, मुसलमान हैं इंग्लिश भी बोलते हैं। उसी तरह से हर धर्म के लोग, लैंग्वेज से किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप लैंग्वेज आप यूनिफॉर्म नहीं कर सकते। आप इन सब चीज़ों को यूनिफॉर्म तो कर नहीं सकते। आप मुखालफत
आप खामखा का जो है लोगों को वर्गलाते हैं, लोगों को मज़हब के अंदर आप जाते हैं, लोगों को मज़हब के ख़िलाफ़ काम करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने साफ कहा है कि जब ड्राफ्ट आएगा तो हम लोग अपना ओपिनियन देंगे। अभी हम लोगों ने पहला एक विरोध किया है, एक विरोध हम लोगों ने ऑलरेडी ड्राफ्ट तैयार कर लिया जिसका हम देने जा रहे हैं। हम यहाँ से 10 को इंशाल्लाह पहुँचेंगे दिल्ली, 11 तारीख को हम लॉ कमीशन में जा कर के हम लोग हैंड ओवर भी करेंगे। वो हम लोग का साफ उसमें एक ही वर्ड में हम लोगों ने आंसर किया है कि चूँकि आपका कोई ड्राफ्ट नहीं है, चूँकि आपका कोई मुशाहिदा नहीं है, हमारा मुसलमानों का ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ का मानना है कि हम जो कोडिफाइड लॉ है, जो हमारे कुरान शरीफ के अंदर जो चीज़ें दी हुई है, उसमें हम मुखालफत और उसकी जो अगर कोई तब्दीली करेगा तो जमकर मुखालफत करेंगे, उसको लागू नहीं होने देंगे। ये हमारा केवल एक सेंटेंस में हम लोग का कहना है कि हम उसका खुल करके विरोध करेंगे, क्योंकि वो कोडिफाइड है। आप कहते हैं, इनकी कई बीजेपी लोगों के मिनिस्टर्स के बात आ गए जब नागालैंड का, मिजोरम का, मेघालय का, वहाँ खासी ट्राइब हैं, उनका सिस्टम अलग है पूरा मैरिज का और प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूशन का। आप उसको जब उन लोगों ने विरोध किया तो आपने ये कहा कि हम आदिवासी के जो कस्टम्स हैं उससे हम हट करके काम करेंगे। तो जब वो आदिवासी की बात अब अलग करेंगे, शेड्यूल कास्ट की बात अलग करेंगे, ओबीसी की बात अलग करेंगे, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या बात करेंगे? ये कहीं भी आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा, वो डिस्क्रिमिनेटरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी भी वो स्टैंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनका मकसद ये है, आप समझिए, ये केवल मुसलमानों को केवल फंसाने के चक्कर में नहीं है। ये जो सेकुलर माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी ट्रैप करने का एक साजिश है कि जो लोग हम जैसे, जो 1 महीने बाद ये ज़रूर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ उठपटांग एक ड्राफ्ट बना करके पार्लियामेंट में पेश करेंगे, और पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टी इसका विरोध करेगा वो कहेंगे कि ये एंटी नेशनल हैं, ये प्रो माइनॉरिटी हैं, ये मुसलमान के हैं, और हिंदू मुसलमान वहाँ पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे, और वैसे पार्टियों के खिलाफ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको भड़काने के काम करेंगे। इनका मेन मकसद है पार्लियामेंट के अंदर ला करके और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बदनाम करने का। तो ये उसमें, लेकिन पार्टीज़ तो पॉलिटिकल हैं, उनको मालूम है कि वहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टेटमेंट आ चुके हैं, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट आ चुके हैं। हमें यही कहना है कि हमें किसी तरह का भी इमोशनल मुजाहरा नहीं करना है। अगर हम करेंगे तो उनके ट्रैप में फंसेंगे। उनके जो इरादे हैं उस पर हम देखेंगे। आप एक तरफ 370 को उन्होंने जो हटाया, आप देखते हैं कि अभी क्या हालत है कश्मीर के अंदर। आप देखते हैं ना, वो जो ख़ास तौर से अभी हमारी कई लोगों से बात होती है, आप वो जो लद्दाख का जो अलग हो गया है, उसमें चाइना का इतना इंटरफेरेंस हो गया है, ये उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो जो कश्मीरी सेंटीमेंट थे लद्दाख से जुड़ा हुआ, वो लद्दाख का कश्मीरी सेंटीमेंट इन्होंने हटा करके इन्होंने नुकसान पहुँचाया पूरे कश्मीर को। आप 371 को हटा सकते, और 370 से कोई मतलब नहीं था इनको। केवल ये था कि कश्मीरी मुसलमानों को डिमोरलाइज करना है, परेशान करना है, क्योंकि उससे भी कड़ी आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो वो 371 है, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। आप कोई भी हिंदुस्तान का शहरी, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई नागालैंड नहीं जा सकता है बिना उसके एंट्री परमिट के। उसको अपनी आधार कार्ड दिखानी पड़ेगी, उसको बॉर्डर पे एंट्री परमिट लेना पड़ेगा, और एंट्री परमिट से ही वो एंटर कर सकता है नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कई ऐसी जगहों पे। तो वहाँ पे तो आपने उसको 371 को कायम रखा है। वहाँ 371 को छूने का आपको अख्तियार नहीं है। लेकिन यहाँ लोग बहुत खुश हैं कि भाई 371 हो गया, अब तो कश्मीर में जाके हम महल बनाएंगे। लेकिन आप क्या किया आपने वहाँ? आपने उस एक अच्छे से पूरे जो सेंटिमेंट्स थे और जो लोग हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, आप उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश किया। आप मणिपुर में भी डिमोरलाइज कर रहे हैं, वो सारे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। तो इनका मकसद जो है माइनॉरिटीज़ को डिमोरलाइज करना है। हमें डिमोरलाइज नहीं होना है, हमें केवल हिम्मत से काम लेना है, और बहुत स्ट्रैटेजिक वे में अपने आप को इनको बर्दाश्त करके, और ज़रूरत जब आए उस वक्त हमें देखना है कि जो सेकुलर सरकार है। आप कर्नाटका का मिसाल देखिए, कर्नाटका में जितने भी माइनॉरिटीज़ थे उन्होंने बड़े पेशेंस के साथ काम लिया,
और बहुत समझदारी से काम लिया, जो आज आप देखते ये बाहर है। और ये जान रहे हैं कि ऐसा अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन में होगा तो हम दिक्कत हमें होगी, इसलिए ये अब सिविल कोड और सिविल कोड ही नहीं, बल्कि आप जान लीजिए इसके लिए भी तैयार रहिए। ये कुछ भी करने के लिए तैयार है पोलराइजेशन के लिए, क्योंकि इनके पास जितनी फेलियर है, इनका सरकार टोटल हर फ्रंट पे आज की डेट में फेल हो चुकी है। चाहे वो आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, इकोनॉमिक फ्रंट पे देखिए, सोशल फ्रंट पे देखिए, ये टोटल जब फेलियर है, इसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसको इन्होंने नेगेट करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर पोलराइजेशन का पूरा नंगा खेल खेलेंगे ये। इससे हमें बचना है। अगर आपने पोलराइजेशन नहीं होने दिया, आपने उसमें सहयोग इनका नहीं किया, आप चुपचाप खामोशी से आप अपना काम लेते रहे, तो इंशाअल्लाह 24 में आपको एक दूसरा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो उस पर आपको देखना है, उस पर अमल करना है आपको। जो दूसरा आप देख रहे हैं कि जो आप हमने कहा कि इस तरह से, जैसे कि लोग कहते थे एनआरसीसी के बारे में भी, जैसे मैंने कहा कि आसाम में ये इनका ये जो आसाम में जो इनका जो लिटमस टेस्ट था, जो प्रोजेक्ट था, वो फेल कर गया। लेकिन हमें सोना नहीं है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अपने फंडामेंटल राइट्स जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उस पर आप जागे रहिए, उस पर अपना काम कीजिए। आर्टिकल 25, 29, 26, 27, 29, 30, ये जितनी भी आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स से हैं, आपको मजबूती के साथ अपनी लड़ाई। मैंने कई बार लोगों ने कहा कि साहब लोग आते हैं स्लोगन्स दे करके जाते हैं, प्रोवोक करते हैं। हमने कहा आपको एक ज़रा भी प्रोवोक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको राइट है उसके खिलाफ कंप्लेंट करने का। हमारे यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती कि कंप्लेंट, वो नारेबाजी तो कर लेंगे लेकिन पुलिस में जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करते। आप कंप्लेंट कीजिए और उसके खिलाफ परसू कीजिए। जब आज आप देखिएगा कि जितनी भी मॉब लिंचिंग में, झारखंड के अंदर मॉब लिंचिंग, हम लोग कई बार वहाँ गए और उस चीज़ को लड़ाई लड़े। आज झारखंड के अंदर मॉब लिंचिंग में उसको सज़ा हो गया। सज़ा होने के बाद से वो लोग अब समझने लगे हैं कि अगर हम जाएंगे, ऐसा काम करेंगे और ये लोग अगर मुकदमा ठीक से लड़ेंगे तो हमें सज़ा हो सकता है। तो लोग उससे आप, लेकिन अगर छोड़ देंगे ये सोच करके कि साहब हमें मुकदमा में कौन जाएगा, मुकदमा में कौन लड़ेगा, मुकदमा में आगे नहीं, उसके लिए ख़ास तौर से हम लोगों ने मोमिन कॉन्फ्रेंस ने झारखंड के अंदर पूरा इस पर पहल किया। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने झारखंड के अंदर लड़ाई लड़ी। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने झारखंड सरकार को बाध्य किया और एंटी लिंचिंग लॉ झारखंड में हम लोगों ने लाया वहाँ पर। ये मोमिन, चूंकि मोमिन बरादरी की आबादी झारखंड में आदिवासियों के बाद सबसे ज़्यादा अंसारियों की आबादी है और झारखंड में मुसलमानों में 95% अंसारी बरादरी के हैं। हम लोगों ने बाध्य किया। सरकार को मालूम है कि अगर अंसारी बरादरी, आज जो वहाँ सेकुलर सरकार है, वो जानती है कि हम इसके सपोर्ट से, हम आज सपोर्ट से सरकार में हैं, तो उन लोगों ने उस चीज़ को एंटी लिंचिंग लॉ को भी किया है, उसको फॉर्मुलेट किया, लाया है, बिल पास किया है। इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट भी होगा। तो मैं यही कहता हूं कि आप लोगों को, हम लोगों को अपनी हक के प्रति जाग के रहना है, माइनॉरिटीज़ राइट के प्रति जाग के रहना है और माइनॉरिटीज़ को ख़ास तौर से, सभी माइनॉरिटीज़ को, ये जो अभी जैसे कि अभी हमारे मौलाना रहमानी साहब ने इंदौरी साहब का शेर पढ़ा, तो मैं अब दूसरे माइनॉरिटीज़ को भी कहता हूँ कि ये हमारी नहीं, आपकी बारी है, नेक्स्ट किसी और की बारी होगी। तो सब मिल करके उस चीज़ को सोचें, उसको समझें और अपने हक के लिए बिल्कुल जागते रहें कि आपको हमें कैसे प्रोटेस्ट करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। और ये जो यूसीसी का जो है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये ना तो पार्लियामेंट के अंदर टिकेगा, ना तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर टिकेगा। चूँकि मैंने आपको कहा कि इतनी ये अभी कहते हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके अंदर HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, जो उनको टैक्स बेनिफिट है, अगर ये लाएंगे तो वो भी चला जाएगा। वो लोग भी विरोध कर रहे हैं इसका, जिनके HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी विरोध हो रहा है। दूसरी बात, बल्कि वो मुझे अब कभी कभी उस चीज़ को सोचते ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी लॉ वायलेट हुए हैं, जितने लॉ इन्होंने बनाया है, इन्होंने पॉलीगैमी, अभी मौलाना ने भी कहा, पॉलीगैमी जो कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर है। अरे आप परसेंटेज निकालो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पॉलीगैमी सबसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर है। पॉलीगैमी तुम्हारे अंदर तो पॉलीएंड्री भी है। लेकिन वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आप देखें, आपके अंदर, मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर कोई हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नामी ग्रामी
दो आदमी का नाम बता दें मुसलमान का जिसकी एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो शायद कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन बहुत लोग पूरे जानते हैं कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी आपकी जो है वो क्या कहते हैं, जो रामविलास पासवान थे, इनको 1 से 2 इन्होंने वायलेट किया, इनको क्या सजा मिला? तो ये खुद नहीं चाहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लोग यही वो आज बीजेपी में हैं। तो ऐसे लोगों को आप ही जानते हैं, ये मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं है, ये मसला केवल पोलराइजेशन का है, हिंदू मुसलमान करने का है। इसका फ़ायदा 2024 में पार्लियामेंट के अंदर लाने का है। और आप देखिए जो अभी आरएसएस के एक प्रचारक जो ख़ास तौर से मुस्लिम मोर्चा चलाते हैं, जिसके वो हेड हैं, उन्होंने कहा टोटल पोलराइजेशन का लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हिंदुस्तान में कोई काफिर नहीं रहेगा। भाई अब कौन काफिर है और कौन किसको काफिर बोलता है? लेकिन ये शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ वर्गलाना चाहते हैं। मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। आप मुसलमान ही नहीं बल्कि हम तो कहते हैं पूरी माइनॉरिटीज़ का, और पूरी माइनॉरिटीज़ दिल्ली के अंदर हम जितने भी, अभी हम फादर को बता रहे थे कि दिल्ली के अंदर कैथलिक, रोमन, प्रोटेस्टेंट, बैप्टिस्ट जो क्रिश्चियंस के लोग हैं, चर्च हैं, उनसे हमारी बात हुई, हमारी सिख कम्युनिटी से। उनका अभी आनंद एक्ट है, उनका एक अलग एक्ट है आनंद एक्ट, जिससे गाइड होते हैं सिख लोग। आप उसको भी बदलना चाहते हैं, उसका भी विरोध हो रहा है। तो इंशाअल्लाह हम उस पर ये लोग जो है कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें इनकी कामयाबी जो 24 पे जो टारगेट है उसको देखते हुए हमें उससे बचना है। इमोशनल होकर करके रोड पे नहीं आना है। अगर आप रोड पे आएंगे, ये आप जिस दिन रोड पे आएंगे ये अपने आदमियों से पुलिस पे पथराव करा देंगे और फिर आप पे गोली चलाएंगे और फिर कहेंगे मुसलमान ने, ये सारे मुसलमानों का साजिश है और इसका विरोध कर रहे हैं और ये एंटी नेशनल हैं। इससे हमें बचना है। अपनी राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, लीगल वे में, बेस्ट वे में आप अपने हर जगह एक लॉयर्स की कमेटी बनाइए और उस लॉयर्स की कमेटी को आप बैकअप दीजिए। आपके जो फंड भी उसको भी कीजिए और बैकअप देने के बाद उस लॉयर के थ्रू जितने भी इस तरह के जो स्लोगन्स होते हैं, जितने इस तरह के कॉमनल स्टेटमेंट होते हैं, कोई बोलता है, आप फौरन उसके खिलाफ आप देखिए। आपको मालूम है, आपके मिसाल है आपके सामने कि राहुल गांधी जी ने जो कहा उस पर इतना बड़ा डिफेमेशन का इशू बन गया। तो ये लोग इतने सारे जो स्लोगन्स लगाते हैं, इतने सारे स्टेटमेंट के लीडर देते हैं, हम लोगों में किसी में हिम्मत नहीं होती कि हम इसके खिलाफ कंप्लेंट करें और उस कंप्लेंट को परस्यू करें। अगर हम परस्यू करेंगे तो लीगल वे में ये इनकी भी बोलती बंद होगी। और हमें आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इमोशनल होकर के काम नहीं लें और यूसीसी का जब तक कोई ड्राफ्ट नहीं आता है कॉन्क्रीट, किसी आदमी को भी किसी स्टेटमेंट से भी जो बिल्कुल ये है उससे बचना चाहिए और अपने ख़ास तौर से ऐसा कोई माहौल ना बनाए जिससे इनको मौका मिले अपनी पोलराइजेशन के मुद्दे को मजबूत कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक बहुत अच्छा मौजू पे एक सवाल जो मुख्तलिफ हलकों से आया है कि एतराज़ात तो दाखिल किया जा रहा है, ख़ुद मोमिन कॉन्फ्रेंस और मजलिस मुशावरत ने भी एतराज़ दाखिल किया है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में हालात को देखते हुए सो मोटो एक्शन ले सकता है? और अगर नहीं तो क्या मोमिन कॉन्फ्रेंस या मजलिस मुशावरत खुद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर? देखिए, एज ए लॉयर 30 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ। एज ए लॉयर मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस, मजलिस मुशावरत या कोई आदमी भी सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर जाए। ये तो बात हो जाएगी आ बैल मुझे मार। आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको लटका दिया तो फिर इनको मौका मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हमें जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे खिलाफ ड्राफ्ट आएगा उसको हम ज़रूर चैलेंज करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि वो बिल्कुल आर्टिकल 14 का इन वायलेशन होगा और उसको हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।